अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आफ्टर योर 12th, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले कि आपको 12th के बाद कनाडा आना चाहिए या नहीं, या क्या सही है और क्या गलत। इस टॉपिक के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो डेफिनेटली आपको 12th के बाद कनाडा आना चाहिए। लेकिन अगर किसी एक सवाल का जवाब भी ना है तो मुझे लगता है कि आपको दोबारा सोचना चाहिए। और जो ज़्यादातर सवाल मैं पूछूंगा वो उन लोगों के लिए भी वैलिड होंगे जो ग्रेजुएशन के बाद आना चाहते हैं या अपनी होम कंट्री में एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मेरी वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इसी की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए और बहुत अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि क्या आपका कोर्स एक स्किल बेस्ड कोर्स है? मेरा मानना यह है कि अगर ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाए तो दो तरीके के कोर्सेज होते हैं। एक होते हैं स्किल बेस्ड कोर्सेज और दूसरे होते हैं जेनेरिक कोर्सेज। अब स्किल बेस्ड कोर्सेज कौन से होते हैं? वो जिसमें आप एक स्किल सीखते हो। जब आप वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आप 2 या 3 स्किल्स सीख लेते हो जो आपको क्राउड से अलग कर देता है। और उन स्किल्स को लेकर अगर आप किसी कंपनी के पास जाते हो जॉब लेने के लिए तो कंपनी को दिखेगा कि आपको कुछ आता है, आपके अंदर कोई ना कोई हुनर है जो या तो कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या कंपनी के किसी कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, या फिर अपनी स्किल्स यूज करके कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे कोर्स हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जहां आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखते हो, मैकेनिकल डिजाइनर जहां आप सॉफ्टवेयर सीखते हो जैसे सॉलिडवर्क्स या ऑटोकैड, या फिर नर्सिंग, डेंटल असिस्टेंट वगैरह, मशीन डिजाइनर, मशीन ऑपरेटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ स्किल सीखते हो तो आपको जॉब लेना थोड़ा सा इजी हो जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों, कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आप कोई स्किल नहीं सीखते, वो बहुत ही जेनेरिक होते हैं। उनमें ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जो एक नॉर्मल ग्रेजुएट पर्सन को ऑलरेडी आती हैं। अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो अपने प्रोग्राम का कुरिकुलम सीखो तो आपको पता लगेगा कि बहुत सी चीजें बहुत ही बेसिक हैं, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक इंग्लिश और बहुत ही बेसिक एनालिटिक्स स्किल्स। तो आप कुछ स्पेशल या नया नहीं सीखोगे और उसके बेसिस पर आपको कोई बहुत ही अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली। और ये एक फैक्ट है, क्योंकि दोस्तों इन कोर्सेज में कोई स्पेशल स्किल नहीं सिखाई जाती जो आपको क्राउड से अलग करे। और जॉब मिलने का रीजन सिर्फ यही नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कोर्सेज के अंदर है क्योंकि आप कोई ऐसी स्किल नहीं सीख रहे जिसका मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपका कोर्स स्किल बेस्ड कोर्स है? अगर आपका आंसर हाँ है तो डेफिनेटली यू शुड कम टू कनाडा विद दैट कोर्स। लेकिन अगर आपका आंसर ना है तो आई थिंक यू शुड थिंक अगेन। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यह है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ने आ रहे हो कनाडा में, क्या उस कॉलेज के पास एक DLI नंबर है या उस यूनिवर्सिटी के पास DLI नंबर है? मतलब इज दैट इंस्टीट्यूशन अ DLI इंस्टीट्यूशन? अब DLI इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? वो इंस्टीट्यूशन जो प्रोविंस या टेरिटरी के थ्रू ऑथराइज्ड या अप्रूव्ड होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होस्ट करने के लिए। अब आप लोग क्या करते हो, बिना रिसर्च के, बिना इधर उधर पता किए एक कंसल्टेंट के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि भाई मुझे कनाडा भेज दो, किसी भी कोर्स में भेज दो, बस वो बहुत ही इजी कोर्स होना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। डेफिनेटली अगर आप कनाडा जाना चाहते हो तो किसी भी कोर्स के साथ आ सकते हो। लेकिन अगर आपका मोटिव सिर्फ कनाडा पहुंचना और PR लेना है तो कम से कम थोड़ी रिसर्च तो करो।
क्योंकि अगर कंसल्टेंट ने आपको किसी ऐसे कॉलेज में भेज दिया जिसके पास DLI नंबर नहीं है सिर्फ अपनी कमीशन के लिए, तो आपको 2 साल बाद प्रॉब्लम आएगी जब आप वर्क परमिट अप्लाई करोगे। तो दोस्तों बेसिक रूल यह है कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लेने के लिए आपको DLI इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप नॉन DLI इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो ढंग से रिसर्च कर लेना कि क्या उसके पास DLI नंबर है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपका कॉलेज DLI इंस्टीट्यूशन है? अगर आंसर हाँ है तो डेफिनेटली यू शुड कम टू कनाडा, लेकिन अगर आंसर ना है तो आई थिंक यू शुड चेंज योर डिसीजन। अब अगला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, डू यू हैव अ फाइनेंशियल बैकअप? अगर आप कनाडा का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने वाले हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आप SDS कैटेगरी के अंदर अप्लाई करोगे। उस कैटेगरी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की फीस पहले ही डिपॉजिट करनी होती है और साथ ही GIC भी डिपॉजिट करनी होती है। टोटल खर्चा वेरी करता है। इंडिया में तकरीबन ये पड़ेगा आपको 25 लाख के करीब, पाकिस्तान में पड़ेगा यही 35 से 40 लाख के करीब। अब ये सारे फंड्स आप कहां से अरेंज करोगे? या तो आप एजुकेशन लोन लोगे, या अपनी किसी प्रॉपर्टी को कोलैटरल रख के, या फिर पेरेंट्स की लाइफ टाइम सेविंग्स यूज करोगे। अमाउंट में फर्क हो सकता है। और उसके बाद आपका प्लान होता है कि थर्ड सेमेस्टर की फीस GIC से पे करूंगा और फोर्थ सेमेस्टर की फीस आप अपनी स्केड्यूल्ड ब्रेक में काम करके अर्न करके आप पे कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने वर्स्ट केस सिनेरियो कंसीडर किया है? अगर फर्ज करो दोस्तों आपको जॉब ही नहीं मिलती या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है कनाडा में या इंडिया में या पाकिस्तान में आपकी फैमिली के साथ, तो क्या आपके पास कोई बैकअप है? क्या आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की फीस पे कर पाओगे? तो मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, डू यू हैव अ फाइनेंशियल बैकअप? अगर हाँ है तो डेफिनेटली यू शुड कम टू कनाडा। अगर ना, पहले बैकअप प्रिपेयर कर लो या कम से कम थोड़ा बहुत बैकअप आप जरूर रखें। अब अगला क्वेश्चन, क्या जिस प्रोविंस में आप जा रहे हो वहां PNP लेना इजी है? PNP का मतलब होता है प्रोविजनल नॉमिनेशन प्रोग्राम। PR प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, स्टडी, वर्क परमिट, जॉब, एक्सप्रेस एंट्री, PR। आपको एक स्कोर मिलता है और अगर आपका स्कोर कट ऑफ से ऊपर होता है तो आपको इनविटेशन मिलता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है दोस्तों कि 12th के बाद स्टूडेंट का स्कोर कम होता है, अराउंड 415 से 425, जबकि कट ऑफ 450 470 के आसपास होता है। तो सॉल्यूशन है PNP लो। PNP से 600 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं और PR ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओंटारियो या BC से मूव हो जाते हैं सस्कैचुआन, नोवा स्कोशिया, मैनिटोबा जैसे प्रोविंसेस में, क्योंकि वहां PNP इजी होती है। लेकिन बिगेस्ट प्रॉब्लम ये दोस्तों कि मूव करना आसान नहीं होता, इसीलिए बेटर है कि पहले से ही ऐसे प्रोविंस चूज करो जहां PNP इजी हो। अब अगला क्वेश्चन, क्या आप मैच्योर हो कि अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सको? कनाडा में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, लोग आपको यूज कर सकते हैं। क्या आप पहचान सकते हो? अगर हाँ, कनाडा आओ, अगर ना, थोड़ा वेट कर लो। अब अगला क्वेश्चन, क्या आप ईगो के लिए आ रहे हो, किसी को देख के, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके? ये फोमो है, रियलिटी अलग होती है। अगर आप किसी को फॉलो करके आ रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी वही हो। अब अगला क्वेश्चन, क्या आपका कोर्स ROI जस्टिफाई करता है? आप 30 से 40 हजार डॉलर्स इन्वेस्ट करोगे, रिटर्न मिलेगा? अगर नहीं तो क्यों आ रहे हो? कुछ फील्ड्स होती हैं दोस्तों जिसमें लाइसेंस चाहिए होता है, जैसे कि लॉ, मेडिकल, फाइनेंस, अकाउंटिंग। लाइसेंस के बिना सैलरी बहुत लो होती है, तो सब कुछ कैलकुलेट करके आओ। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, लेकिन मैंने मेन चीजें आपको बता दी हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के बाद थोड़ा सोचोगे, रिसर्च करोगे और चेक करोगे। वंस अगेन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना ताकि आपको जितनी भी छोटी छोटी और क्विक इंफॉर्मेशन है वहां मिल सके। व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है, हमारा चैनल है, जरूर उधर जाके भी हमें फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई विश
ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गुड लक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।